चलिए बेटा, तो गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक है बेटा सब। तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने शुरू किया हुआ था लास्ट क्लास में AS16 AS16 शुरू किया हुआ था, ठीक है ना बेटा? नहीं सर, AS12 शुरू किया था। चलो बेटा याद तो है, अच्छा इतनी बात सुने। हमारे पास था बेटा AS12 ऑन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन कि अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। सुनिए, मैंने ये बताया अभी तक आपको कि AS12 में ऑन गवर्नमेंट ग्रांट क्या मतलब था बेटा? ग्रांट का मतलब गवर्नमेंट का मतलब बताया मैंने आपको। गवर्नमेंट मींस एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई और सिमिलर बॉडी, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। और जब ऐसी कोई बॉडी, ऐसी कोई संस्था मेरी बेटा क्या करेगी? असिस्टेंस करेगी। अब वो असिस्टेंस चाहे कैश में हो या काइंड में हो, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये असिस्टेंस मिलेगी कब? फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। तो बेटा इसे कह देंगे गवर्नमेंट ग्रांट। आई होप बात याद आ गई। ये भी गवर्नमेंट ग्रांट की भी डेफिनेशन दी हुई थी AS12 में। गवर्नमेंट ग्रांट मींस असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड टू एन एंटरप्राइज। और कब मिलेगी ये? फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। जब आप भविष्य में कोई शर्तें पूरी कर देंगे या पास्ट में करके आ चुके हैं तो ये आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी। अब अगली बात यहां पर आई कि सर ये रिकॉग्नाइज कब करेंगे? रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो मैंने बताया रिकॉग्निशन के लिए सब बातें लिखवा दी थी। ये दो शर्तें हैं। क्या? एक तो ये एक्सपेक्टेड हो that enterprise will comply with conditions attached to it। एक तो इस बात का भरोसा होना चाहिए कि या तो मैं पूरी करके आ चुका हूं या भविष्य में पूरी कर दूंगा। एंड दूसरा भरोसा ये एक्सपेक्टेड दैट द अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड। भाई आपको अगर इन दोनों चीजों का भरोसा है तो उस दिन, जिस दिन दोनों चीजों का आश्वासन आपके पास हो, उस दिन आप गवर्नमेंट ग्रांट किताबों में रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। बेटा क्लियर है इतनी बात? उस दिन आप गवर्नमेंट ग्रांट किताबों में रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। फिर बात आई कि ग्रांट कितने प्रकार का होता है और जब जब उस ग्रांट को रिफंड करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। बेटा यही था। चलो ठीक है, देखते हैं फटाफट से टाइप्स ऑफ ग्रांट। अब टाइप्स ऑफ ग्रांट की बात आई तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया टाइप्स ऑफ ग्रांट में या तो होगा ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। सर ये फिक्स्ड एसेट भी दो प्रकार की कौन कौन सी? या तो होंगी नॉन डेप्रीशिएबल या डेप्रीशिएबल। ध्यान से देखना आप, नॉन डेप्रीशिएबल जैसे लैंड की बात करें, तरीके दो तरीके थे भाई। जितना भी ग्रांट मिला, ये देखो ग्रांट मिला बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, उस ग्रांट को क्या करेंगे? बोलो बेटा, इस ग्रांट को नॉन डेप्रीशिएबल एसेट की कॉस्ट से कम करके दिखा देंगे। या एक तरीका और भी है, जितना भी ग्रांट मिला द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बेटा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नॉन डेप्रीशिएबल। लेकिन अगर डेप्रीशिएबल है तो फिर से दो तरीके, दोबारा से वही, आइदर द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, या जितना भी ग्रांट आपको मिला बैंक टू ग्रांट इज क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट
नोन एज डेफर्ड इनकम अकाउंट, नोन एज डेफर्ड इनकम अकाउंट। ठीक है इतनी बात भी। अब कुछ और भी, हाँ कुछ और भी करना पड़ेगा। सुनिए, यहां पर तो डेप्रीसिएशन लग जाएगा नेट वैल्यू पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर डेप्रीसिएशन लगेगा पूरी वैल्यू पर। कम तो करा ही नहीं हमने प्लांट मशीनरी। एट द सेम टाइम ये डेफर्ड इनकम भी धीरे 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 पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी इन द रेशो ऑफ डेप्रीसिएशन। जैसे जैसे आपने एसेट को डेप्रीशिएट किया वैसे वैसे ही बिल्कुल डेफर्ड इनकम को भी पीएनएल में क्रेडिट करते जाएंगे एंड अल्टीमेटली दोनों का नेट इंपैक्ट विल रिमेन सेम। बेटा ये सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका था और साथ में मैंने ये भी बताया कि जब जब ये रिफंड होगा, जब जब ये ग्रांट रिफंड करेंगे तब तब उसकी एंट्री बिल्कुल ऑपोजिट होगी उससे जो आपने किया था एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द ग्रांट। ग्रांट रिसीव करते वक्त जो एंट्री हुई थी, ये लो ये एंट्री थी, ये एंट्री थी, या फिर ये एंट्री थी, या ये एंट्री थी। तो जब रिफंड करेंगे तो ये सारी की सारी एंट्री जो ग्रांट रिसीव्ड करते हुए मैंने की थी, ये सारी की सारी एंट्री रिवर्स कर देंगे एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट। आई होप ये सारी बात ठीक है। इसी में अब आज की क्लास अब मैं शुरू कर रहा हूं। बेटा बेटा कर दूं शुरू जाग जाओ सुनो ध्यान से। अब मैंने ये कहा आपसे, यहीं पर अभी बात थोड़ी सी रह जाती है कि ये 10 लाख रुपए की लैंड थी और 10 के 10 लाख रुपए या 10 लाख की प्लांट मशीनरी थी और 10 लाख के 10 लाख का ग्रांट मिल गया। एक कॉमन नोट है जो मैं बता रहा हूं यहां पर, सुनिए। प्लांट मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 10 लाख and the grant received equals the cost of asset। तो दो तरीके थे, कौन कौन से हैं बेटा? या तो ग्रांट को एसेट की कॉस्ट से घटा दो या ग्रांट को डेफर्ड इनकम में क्रेडिट कर दो। हां, अगर ये डेप्रीशिएबल एसेट होगी तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? अगर ये तो डेप्रीशिएबल एसेट थी तो इसीलिए डेफर्ड इनकम डाल दिया। अगर ये नॉन डेप्रीशिएबल होती तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाता। बेटा ये पिछले क्लास की समरी है। अब लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, यहां तो ठीक है, यहां पर तो अब ठीक है, डेप्रीसिएशन लगा देंगे प्लांट मशीनरी पर, इस डेप को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे और कुछ डेफर्ड इनकम पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। प्रॉब्लम ये है यहां पर, अगर आप यहां बैलेंस शीट देखो तो प्लांट मशीनरी नाम की कोई चीज नहीं आएगी। सिंस द कॉस्ट since the grant received is equal to the cost of the asset, तो यहां पर मेरे लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई, खत्म हो गई। किताबों में है ही नहीं प्लांट मशीनरी, तो अब ऐसे में क्या करें? AS12 क्या कहता है? बोला नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपके पास प्लांट मशीनरी पड़ी हुई है, लैंड पड़ी हुई है और किताबों में है ही नहीं, होनी तो चाहिए। दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस। क्या करें फिर? तो ऐसे में एएस ने कहा कि आप एक काम करें, वेयर द कॉस्ट ऑफ द एसेट आइदर डेप्रीशिएबल और नॉन डेप्रीशिएबल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड, देन सच एसेट इज शोन इन द बुक्स एट नॉमिनल वैल्यू। तो आप क्या करेंगे कि एंट्री और पास करिए, प्लांट मशीनरी को किताबों में नॉमिनल वैल्यू 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये पर दिखा दीजिए। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, ये देखो प्लांट मशीनरी 1 रुपये पर आ गई। नाउ यू कैन गिव अ नोट्स टू अकाउंट।
कि above plant machinery shown in the books is purchased from the government grant received, and the government grant received was equal to the value of the asset. तो I hope यहां से जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होंगे वो सारे के सारे समझ जाएंगे कि हाँ, आपके पास एक प्लांट मशीनरी है, 10 लाख रुपए की है, किताबों में लगभग नॉमिनल वैल्यू पर है, और ये प्रेजेंटेशन के लिए है सिर्फ। क्या इस पर 1 रुपए पर डेप लगाओगे कल को? नहीं लगाएंगे, बिकॉज दिस इज द वैल्यू विच इज शोन फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली। आई होप बेटा बात ठीक है। तो फटाफट से अब एक नोट लिखो वहीं पर। पहले अभी ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट चल रहा है, वो खत्म कर लिया हमने, उसके नीचे एक नोट लिखिए फटाफट से। फटाफट से एक नोट लिखिए। ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट चल रहा है, उसमें एक नोट लिखिए। नोट लिखें। अच्छा, ये नोट सिर्फ इन वालों के लिए है जहां पर हम डिडक्शन मेथड फॉलो कर रहे हैं, जहां पर क्रेडिट कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में या डेफर्ड इनकम में, वहां क्या दिक्कत है? यहां तो देखो प्लांट मशीनरी किताबों में 10 लाख पर आती ही जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर लिखे नोट, वेयर द अमाउंट ऑफ ग्रांट, नोट लिखे एक, वेयर द अमाउंट ऑफ ग्रांट equals or virtually equal to the cost of asset, cost of fixed asset, लिखो ब्रैकेट में, डेप्रीशिएबल हो या नॉन डेप्रीशिएबल हो, दोनों के लिए ये नोट एप्लीकेबल है। अगर ग्रांट की वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट के बराबर है या लगभग बराबर है, तो देन asset is shown at nominal value if deduction method is followed for recording grant। जनरल एंट्री, बेटा बताना क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व विद द नॉमिनल वैल्यू। लिख लें आगे, नॉमिनल वैल्यू में बी ₹1, 10, 100, कुछ भी ले लो, 1 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो। लिखें आगे, नो डेप्रीसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन सच नॉमिनल वैल्यू because these are raised for the purpose of presentation only. No depreciation will be provided on such nominal value। ये फिक्स्ड एसेट नॉमिनल वैल्यू पर आ तो गई। अब इस नॉमिनल वैल्यू 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन मत लगा देना। नो डेप विल बी प्रोवाइडेड, क्यों? बिकॉज दीज आर रेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली। ये किताबों में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के उद्देश्य से थी, तो इनके ऊपर नो डेप्रीसिएशन नीड भी प्रोवाइडेड। बेटा ठीक है, बोलो फटाफट से। चलो ये खत्म हुआ हमारा अब रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। फटाफट से नोट कर लो उसको।
रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। खत्म हो गया बेटा बस एस, और चंद मिनटों का मेहमान है बस। बेटा कुछ ही मिनटों का मेहमान रह गया बस, बाकी मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी ही नहीं। मेरे को जितनी मेहनत करनी थी मैंने फिक्स्ड एसेट में कर ली। सर साइड में हो जाओ, लो बेटा साइड में हो गया। चलो ठीक है, मैं साइड में होकर बात कर रहा हूं। जितनी मेहनत मेरे को करनी थी वो सारी की सारी मैंने यहां पर कर ली है। ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, बाकी सारे भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम कर पाएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, चाहे वो फिक्स्ड एसेट डेप्रीशिएबल हो या नॉन डेप्रीशिएबल हो, हमने तो दोनों की ही बात कर ली। नेक्स्ट उसी चार्ट पर जहां टाइप्स ऑफ ग्रांट लिख रहे हैं वहीं पर आकर लिखेंगे। अब बेटा गवर्नमेंट ग्रांट क्लास नंबर 2 है हमारी आज, ये अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट आज खत्म कर देंगे और एक क्लास में और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इस तरीके से मूव होगा, ये हमारा आज खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज, और नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक, वैसे मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। चलिए तो बेटा यहां पर अब बात आई ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू। टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, साथ में हम रिफंड भी कवर कर रहे थे। इसमें मैंने पहला बताया रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, अब मैं दूसरे पर आ रहा हूं ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू। इस बार ग्रांट मिला है किसी रेवेन्यू पर्पस के लिए, खर्चे को मेट आउट करने के लिए। जैसे सरकार ने कहा मेरे को, सर बढ़िया इंस्टीट्यूट चला रहे हो, बच्चों की मदद कर रहे हो, एक काम करो हम आपको ना जितनी किताबें होंगी, जितनी किताबें आप बांटोगे बता देना, पैसे हम भिजवा देंगे, बच्चों को किताबें बांटो फ्री में। हाँ मिल जाएगा, किताबें बांटो आप बच्चों को फ्री में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। सरकार ने मुझे 10 लाख रुपए भेज दिए कि 10 लाख रुपए से किताबें, हाँ सारे खा गया मैंने लायक, 10 लाख रुपए बोल रहे नकद दे दो सर हमें, किताबों के पैसे हम खुद खरीद लेंगे। 10 लाख रुपए, ध्यान सुनो बेटा, 10 लाख रुपए ग्रांट के मिले मुझे, और सरकार ने कहा कि भाई किताबें बांटना। मैंने ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, खर्चों को मेट आउट करने के लिए ग्रांट दिया गया। अब जब ग्रांट मिला मेरे को ये, तो खर्चों के अगेंस्ट है ट्रीटमेंट 2। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, पहले समझ लो। ये लो P&L, आपने बुक्स बांटी लेट्स से 15 लाख रुपए की, कितने का ग्रांट मिल गया? ये लो जी, द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड इज अगेन शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस। जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट में ग्रांट मिला था उसी में से लेस कर दो। सर कोई और तरीका? हाँ बेटा हाँ, एक तरीका और भी है। ये लो, आपने बुक्स बांटी 15 लाख की, एंड ग्रांट इज शोन, इज क्रेडिटेड इन द P&L अंडर द हेड अदर इनकम। ये भी कर सकते हैं। एक ही बात है भाई, एक ही बात है, कहां अलग अलग बात हो गई? एक ही तो बात है। आइदर द अमाउंट ऑफ ग्रांट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस, जैसे फिक्स्ड एसेट में करते थे, या एक काम कर सकते हो, इसको ना आप P&L में क्रेडिट कर दो सेपरेटली अंडर द हेड अदर इनकम्स। नेट इंपैक्ट विल रिमेन सेम। यही तो इंपैक्ट आ गया। 5 लाख डेबिट होने हैं, 15 डेबिट करके 10 क्रेडिट कर दिए, तो नेट इंपैक्ट विल रिमेन सेम। ठीक है बेटा, जल्दी बोलो, नेट इंपैक्ट विल रिमेन सेम। बोलो मेरे साथ साथ, नेट इंपैक्ट विल रिमेन सेम। चलो जी ठीक है, लिख लें फटाफट से। हाँ, और फिर इसी में रिफंड की बात भी अभी कर लेते हैं। अच्छा एक बात और भाई साहब, कमाल ही हो गया।
सरकार ने मुझे 50 लाख भेज दिए, किताबें बांटो। 5 साल तक बांटो, समझो 5 साल तक। अब ध्यान से देखना, क्या ये पूरे के पूरे 50 लाख पीएनएल में क्रेडिट कर दें या यहां से माइनस कर दें? आंसर इज नो। बेटा जैसे ये 50 लाख मिलेगा इसे क्या कर देंगे, जल्दी बोलो, हमारे पास ऑप्शन है, डेफर्ड इनकम में डाल देंगे। 5 साल की इनकम है ना ये, अब 5 साल के लिए यूटिलाइज करने हैं और फिर हर साल 10-10 लाख रुपए डेफर्ड इनकम से निकालकर यहां तो माइनस कर देंगे या डेफर्ड इनकम के 10 लाख रुपए यहां डालते जाएंगे। और ये काम कब तक होगा? 5 साल तक ये काम चलता रहेगा। लिखिए ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, लिखिए बेटा इसमें फटाफट से, ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू लिखे। हटा रहा हूं मैं यहां से, अभी लिखवा दूंगा एंट्रीज भी एग्जाम्पल के साथ है। अभी एग्जाम्पल कर लेंगे। क्या करें इसमें? 2 तरीके, चलो लिखो इसमें भी 2 तरीके। कौन सा? या तो डिडक्ट कर दो फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, या क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट अंडर द हेड, लो बेटा, अंडर द हेड अदर इनकम्स। या तो इसे माइनस करवा दो भाई रिलेटेड खर्चे में से, जो खर्चे के लिए ग्रांट मिली है वो ग्रांट माइनस करके नेट अमाउंट पीएनएल में दिखा दो या तो, या फिर एक तरीका और भी है, उसको पूरे को ही खर्चे को पड़े रहने दो पीएनएल डेबिट साइड पर और इसको पीएनएल में क्रेडिट करके दिखा दें। नोट करिए तो ना। एक काम करें, इसमें लिखिए रेफर एग्जाम्पल नंबर 3, शायद 2 गए थे हमारे, रेफर एग्जाम्पल 3 लिखो एक साथ में, एग्जाम्पल 3। किसी एक्सपेंस के लिए एक कोई एक्सपेंस था, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, ग्रांट मिल गई हमारे को 7 लाख रुपए की। जर्नलाइज करके दीजिए। लो जी, तो पहले तो हमने एक्सपेंसेस इनकर कर दिए, एक्सपेंसेस टू बैंक 10 लाख, ग्रांट मिल गया बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट 7 लाख रुपए। नाउ दिस ग्रांट विल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। या तो ये कर लो, या ऑप्शन नंबर 2, ग्रांट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अंडर द हेड अदर इनकम। कुछ भी कर लो, एक ही बात है, अदर इनकम के नाम से पीएनएल में ले जाना, एक ही बात है, कुछ भी कर लीजिए। अब अगर बात करें रिफंड की, रिफंड ऑफ ग्रांट, बेटा बताओ रिफंड में क्या करेंगे? यहाँ पर अगर ये वाला ग्रांट रिफंड करना पड़ता है, बताना ग्रांट कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सी पोटली में पड़ा हुआ है? ग्रांट ले गए थे सर हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर पीएनएल में चला गया था, तो ये लो पीएनएल टू बैंक। आज जब रिफंड करना पड़ गया ग्रांट, ये बताओ सर वो ग्रांट था अदर इनकम में चला गया था, अदर इनकम पीएनएल में चली गई थी। ओ माय गॉड बेटा, यहां पर भी सेम टू सेम एंट्री करो फटाफट से बेटा। एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा 10 लाख का खर्चा था, उसके अगेंस्ट 7 लाख का ग्रांट मिला हुआ है, तो या तो
एक्सपेंस ही नेट 3 लाख से दिखा दो, या एक्सपेंस 10 लाख दिखाकर 7 लाख रुपए पीएनएल में क्रेडिट कर दो। कल को अगर रिफंड करना पड़ेगा तो एक ग्रांट गया अल्टीमेटली पीएनएल में ही है, चाहे आपने डिडक्शन मेथड फॉलो किया हो या अदर इनकम में डाला हो, गए दोनों पीएनएल में है ना। तो आज निकलेंगे भी कहां से, जब रिफंड करिएगा तो रिफंड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। इसको नेक्स्ट पेज पर नोट करना, एग्जाम्पल 3 को, रेफर एग्जाम्पल 3 लिखें इसमें। If grant is received for future period, अगर किसी भविष्य के पीरियड के लिए आपको ग्रांट मिली है, अगर ये जो खर्चा है ग्रांट रिलेटेड रेवेन्यू है ये फ्यूचर के लिए है, तो क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू वही पुराना डेफर्ड इनकम अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड टू पीएनएल ऑन सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस। और फिर इसे अल्टीमेटली पहले डिफर्ड इनकम में ले जाओ और फिर सिस्टमैटिक बेसिस पर पीएनएल में धीरे धीरे ट्रांसफर करते रहना। मुझे ग्रांट 50 लाख का मिल गया था और बोला उसने 5 साल के लिए है ग्रांट, ये 5 साल के लिए है, तो हर साल 10-10 लाख रुपए निकालकर 10-10 लाख रुपए निकालकर पीएनएल में क्रेडिट करते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो। खत्म हो गया टॉपिक ये भी, ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू। तो 2 ग्रांट कर चुके हैं, कौन कौन से, पहला था ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। वो अलग बात है कि ये फिक्स्ड एसेट डेप्रीशिएबल भी हो सकती हैं और नॉन डेप्रीशिएबल भी हो सकती हैं। तीसरा लिखेंगे इसके बाद, इसको नोट करिए फटाफट से, इसको हटाऊंगा और फिर तीसरा लिखेंगे, थर्ड पार्ट, तीसरे प्रकार का ग्रांट। 2 और हैं इसमें, बस 4 प्रकार के ग्रांट हो सकते हैं, 2 और हैं, टॉपिक खत्म हमारा। जो लिटरेचर पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है AS 12 का, वो हमारा खत्म। हाँ, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में भी आ चुके हैं, कुछ एग्जाम वाले, कुछ स्टडी मटेरियल के, वो क्वेश्चंस हम यहां पर ग्रेजुअली खत्म करेंगे, फिर कवर करेंगे। चलिए तीसरा लिखिए, ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये क्या कह दिया सर, ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। देखो इस बार सरकार ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूं बैकवर्ड एरिया में। अच्छा कितने का प्रोजेक्ट है, मैंने कहा जी कोई 50 करोड़ रुपया लग जाएगा। बोला ठीक है, एक काम करो ये ले जाओ हमसे 20 करोड़ रुपया। मैंने कहा क्या करना है, कहां लगाने हैं इस 20 करोड़ को, मतलब लैंड खरीदने के लिए इस्तेमाल करूं उसका, या प्लांट मशीनरी के लिए इस्तेमाल करूं, या इससे खर्चों की भरपाई करूं, क्या करूं उससे। सरकार ने कहा जो चाहे मर्जी करना। आप समझ रहे हो फर्क क्या है, अभी तक सरकार ने बोला था लैंड खरीदनी है इन पैसों से, मशीनरी खरीदनी है इन पैसों से, खर्चे मेट आउट करने हैं इन पैसों से, लेकिन अब सरकार क्या बोल रही है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट कर दिया, मालिकों का पैसा जो होता है। जो प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करने में मदद करते हैं। और इस बार सरकार ने मुझे प्रमोट करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए मुझे 20 करोड़ रुपया दे दिया, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। किसी फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं है कि स्पेसिफिकली आपको यही खरीदनी, जो चाहे मर्जी करो। जैसे समझो सरकार ने पैसा दिया मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताया था, सरकार ने मुझे 20 करोड़ रुपया दिया,
पैसे की ज़रूरत है, 50 करोड़ रुपया चाहिए फंड्स मुझे, 20 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया और बदले में मैंने उसे शेयर दे दिए। बदले में मैंने सरकार को शेयर दे दिए। 20 करोड़ रुपया आया और बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी। बेटा यही तो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? आंसर इज नो। बेटा क्या थी? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। क्या थी बेटा ये? दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ये तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। तो फिर इस बार क्या किया? सरकार ने 20 करोड़ रुपया दिया, बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जैसे चाहे मर्जी से इस्तेमाल कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बदले में तो अब क्या करेंगे? विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। खत्म बात। ये है गवर्नमेंट ग्रांट, ये है सहायता सरकार की। देखा? दिल देखो बेटा सरकार का कितना बड़ा है। देख रहे हो बेटा मोदी जी को आप? बेटा 20 करोड़ रुपया दे दिया, बोला नहीं करो जो तुम्हें करना है, जैसे करना है वैसे करो, 20 करोड़ रुपया हमसे ले जाओ। ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। लिख लें इसमें फटाफट से, लिख लें, अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं मुझे। लिखिए अमाउंट ऑफ यस, लिख लें, ग्रांट की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे इसका? क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, यानी एंट्री क्या हो गई? जनरल एंट्री हो जाएगी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, लास्ट लिखिए, लास्ट लिखिए, ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ, बेटा इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, है ना, मेरे को जगह चाहिए क्योंकि लास्ट है बस ये पॉइंट। आपका चार्ट तो चल रहा है पेपर पर आगे आगे। ग्रांट्स इन द, अच्छा ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाला ग्रांट था, आपने एंट्री कर दी बैंक टू कैपिटल रिजर्व। बेटा अगर कल को ये ग्रांट रिफंड करना पड़ जाए, बोलो बेटा बोलो, निराश मत कर देना, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या एंट्री करेंगे? हाँ शाबाश, क्या एंट्री करेंगे बेटा, जल्दी बोलो। एंट्री हो जाएगी सर इसी की रिवर्स। सर जब ग्रांट मिला था तो कौन सी पोटली में पड़ा हुआ है ग्रांट? लो बेटा, इस पोटली का नाम क्या था? इस पोटली का नाम था बेटा कैपिटल रिजर्व। इस पोटली में पड़ा हुआ है तो इसी पोटली से निकालकर रिफंड कर दो एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट। खैर, ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स, ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? बेटा इसका मतलब ये कि अभी तक तो सरकार मुझे पैसा दे रही थी, मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन बताओ। गवर्नमेंट ग्रांट मींस असिस्टेंस, किसमें? या तो कैश में या काइंड में। याद आया? नकद ले जाओ लैंड खरीद लो, नकद ले जाओ लैंड खरीद लो यानी नॉन डेप्रीशिएबल, प्लांट मशीनरी खरीद लो या खर्चों की भरपाई कर लो, या इस बार असिस्टेंस सरकार ने दी इन काइंड। काइंड का मतलब क्या? बोला भाई कहाँ क्या करना चाह? सर फैक्ट्री लगाना चाह, लगा लो। बताओ सर जगह चाहिए होगी। अच्छा एक काम करो, हमारी सरकारी जमीन पड़ी हुई है, कुछ एमडीए की जगह पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिलवा देता हूं, सैंक्शन करवा देता हूं, फ्री में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि वैसे तो जगह जो है वो 20 करोड़ की है लेकिन आपको 4 करोड़ में मिल जाएगी। बेटा क्लियर है बात? दो बातें हो सकती हैं, समझो। ये जो लैंड बिल्डिंग थी, लैंड थी मान लेते हैं, ये तो थी वैसे 20 करोड़ की। दो बातें, या तो ये मिल गई आपको फ्री में, या
आपको मिल गई सब्सिडी के बाद, सब्सिडी थी लेट्स से 40% की, तो आपको कैश पे करना पड़ेगा 12 करोड़ का। 4 to 8 करोड़ की सब्सिडी, कैश पे करना पड़ा 12 करोड़। बेटा ये दो बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? इस बार सरकार ने नकद नहीं दिया, क्या दिया बेटा? बोलो बेटा, काइंड। हाँ, काइंड में दिया, यानी नकद नहीं दिया, कोई एसेट दे दिया आपको। हाँ, वो एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है या कंसेशनल प्राइस पर भी हो सकती है। तो क्या करेंगे देखना जरा, लैंड मिल गई फ्री में, ना कुछ आया ना गया, फिर क्या करेंगे बेटा? किताबों में तो आएगी ही नहीं है, ना कोई इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है ना आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे झटपट से बताओ? हाँ, हम एंट्री कर देंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द एसेट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे लैंड शोन इन द बुक्स एट ₹1 is received from the government and enterprise will not have to incur any amount on this land and the land is worth ₹20 करोड़। लगभग 20 करोड़ की लैंड थी जो सरकार ने मुझे फ्री में दी थी और मुझे कोई इसके लिए पैसा इनकर नहीं करना पड़ा था। ठीक है बेटा, बोलो फटाफट से बेटा। ठीक है, नोट करिए। और अगर सब्सिडी मिली होती मुझे, यानी मुझे कुछ तो नकद देना पड़ेगा, तो अब क्या करें? अब तो और आसान है, लैंड इज रिकॉर्डेड एट द एक्विजिशन कॉस्ट। जितना आपने पेमेंट किया, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 करोड़, नीचे नोट्स टू अकाउंट में डाल देंगे कि लैंड द अमाउंट इनकर्ड फॉर द लैंड इज ₹12 करोड़, द मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 20 crores and 40% subsidy is received from the government in the form of government grant। ठीक है बेटा, लो लिख लो फटाफट से। तो गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी, इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। तो दो बातें हो सकती हैं, क्या क्या जरा बताना। यही दो बातें लिख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल रेफर कर देंगे ये वाला। या तो ये नॉन मॉनेटरी एसेट मिलेगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे में एसेट इज रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। बाकी सारे रूल्स पता हैं आपको। या ये एसेट मिलेगी एट कंसेशनल प्राइस, तो ऐसे में क्या करेंगे? एसेट इज रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन प्राइस, एक्विजिशन कॉस्ट। जो भी आपने इस लैंड को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट इनकर की थी, वही आप यहां पर दिखा देंगे, एंट्री उसी से दिखा देंगे। लिख लें इसमें एग्जाम्पल नंबर 4, इन दोनों के लिए ही है ये, रेफर एग्जाम्पल 4 लिख लो बेटा। दोनों बातें वहाँ पर आ गई, छोटा सा वो एग्जाम्पल 4 भी कॉपी कर लीजिए। करो बेटा फटाफट से, खत्म। ये कुल मिलाकर यानी 4 प्रकार के ग्रांट्स हमने कवर किए। या तो इन द ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिला है, अब वो फिक्स्ड एसेट डेप्रीशिएबल भी हो सकती है, नॉन डेप्रीशिएबल भी हो सकती है, या रिलेटेड टू रेवेन्यू होगा, खर्चों को मेट आउट करने के लिए, या इन द फॉर्म ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, यानी जो पैसा आया उस पैसे का आप कुछ भी कर सकते हैं, या हो सकता है पैसा आए ही ना, इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट। पैसा नहीं आया, कोई और एसेट आ गई, कोई और एसेट आ गई, अब वो एसेट फ्री में भी आ सकती है या कंसेशनल प्राइस पर भी आ सकती है। ठीक है बेटा, करो फटाफट से नोट, करो फटाफट से। लास्ट बनाया हुआ है रिफंड ऑफ ग्रांट, लिख लो एक लाइन में, सब चीज बता चुका हूं वैसे।
अच्छा यहीं पर ये भी बात कर लेते हैं, रिफंड करना पड़े तो क्या करेंगे, कल को ये ग्रांट रिफंड करना पड़े तो कैपिटल रिजर्व में पड़ा हुआ है, यहां से कर देंगे, एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व टू बैंक। यहां पर रिफंड करना पड़े तो ग्रांट लैंड की कॉस्ट से कम हो गया था, अब रिफंड करना पड़ेगा तो लैंड टू बैंक एंट्री कर देंगे। लास्ट पॉइंट, रिफंड ऑफ ग्रांट, हेडिंग बनाई थी हमने, लिख लो एक लाइन इसमें, रिफंड ऑफ ग्रांट इफ एनी, अगर कोई रिफंड करना पड़ता है तो, इज मेड फ्रॉम द प्लेस एट विच दे आर लाइंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिफंड। खत्म बेटा, इसके साथ ही AS 12 की चर्चा हमारी समाप्त हो गई। रिफंड अगर करना पड़ता है तो इज मेड फ्रॉम द प्लेस एट विच दे आर लाइंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिफंड। रिफंड करते वक्त वो ग्रांट कहां पड़ा हुआ था, हो सकता है कहां पड़ा हो सकता है बेटा कैपिटल रिजर्व में पड़ा हो सकता है एसेट के नाम में पड़ा हो सकता है P&L में चला गया हो। खैर जहां भी होगा या हो सकता है डेफर्ड इनकम में पड़ा हो, जहां भी ग्रांट का अमाउंट पहुंचा होगा वहां से कान पकड़कर बेटा वापस ले आएंगे, जहां जहां चला गया होगा। लेट्स से यहां से भेजा मैंने नानी के घर, वहां से पहुंच गया अपने मामा के घर या बुआ के घर, तो बेटा आज कहां से पकड़ोगे उसे, क्या वो नानी के घर है आज तो वो बुआ के घर पहुंच चुका है, तो बेटा वहां से कान पकड़ कर ले आओ। क्लियर है बात, बोलो बेटा। चलो ठीक है, इसके साथ ही हमारी AS 12 की चर्चा यहां पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद बेटा, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।